हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 38 को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टोटल आपके 30 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचती रहे और आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान तैयार कराने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो यह किसे किया गया था दोस्तों? तो जो आपके संविधान तैयार कराने के हेतु 1946 में संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, वह किया गया था बी.एन. राव को। बी.एन. राव इज द राइट आंसर। बी.एन. राव का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है वेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, इन्हें दोस्तों इन्होंने क्या किया था? इन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, संविधान का प्रारूप पेश किया था। कब किया था पेश? तो अक्टूबर 1947 में इन्होंने संविधान का प्रारूप पेश किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी आपका नीति आयोग जो है वह आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। नीति आयोग की बात करें तो इसका जो गठन किया गया था वह किया गया था आपका 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, और इससे पहले आयोजना आयोग के नाम से जाना जाता था। यह आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। अगर हम वही वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो वित्त आयोग आपका आर्टिकल 280 के अंतर्गत निहित है। अगर वहीं बात करें हम चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग का किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो 324 आर्टिकल में आपका चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही शुरू। ठीक है, सही शुरू जो है वह आपके प्रस्तावना का भाग नहीं है, बाकी यह सभी आपके क्या है? प्रस्तावना के भाग हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो दोस्तों जो आपके भारतीय संविधान की प्रारूप समिति बनाई गई थी उसमें कुल कितने सदस्य थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, आप कौन कौन से? तो आपके एक अध्यक्ष थे। ठीक है, एक अध्यक्ष थे और 6 क्या थे? 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है, और उसमें कुल मिला के आपके 7 सदस्य थे आपके प्रारूप समिति में। अगर बात करें कि प्रारूप समिति, यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है दोस्तों, देख लीजिए। जो आपकी प्रारूप समिति थी उसकी गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी कहा जाता है, प्रारूप समिति भी कहा जाता है और ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। ठीक है, प्रारूप समिति के इन नामों से जानते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रांतीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका जो प्रांतीय समिति बनाया गया था उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, वह प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। अगर वही बात करें हम कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समिति के अध्यक्ष थे, तो इन्होंने संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू को किस समिति के अध्यक्ष थे? तो यह आपके भारतीय संविधान के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अगर जेपी कृपलानी की बात करें तो उप झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ठीक है, और झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार किया गया था। तो कब स्वीकारा था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार कर लिया गया था, यानी अंगीकृत कर दिया गया था। ठीक है, अगर इसकी बात करें लागू कब किया गया था? तो इसे पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया। ठीक है, अगर हम बात करें जब यह आपका संविधान बना हुआ था तब कुल कितने अनुच्छेद थे? तो कुल आपका अनुच्छेद की संख्या कितना था? तो 395 अनुच्छेद थे
अनुसूचियां 8 थी और भाग कितने थे, तो 22 भाग थे, ठीक है। लेकिन अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कुल 470 आपके अनुच्छेद हो गए हैं, 12 अनुसूचियां हो गई हैं और भाग आपके 12 हो गए हैं, ठीक है। यह सभी याद रखिएगा। चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को क्या कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दून, ठीक है। दून जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच यह स्थित है। जो आपके लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की जो घाटियां होती हैं उन्हें दून कहा जाता है। जैसे आपको पता होगा देहरादून, ठीक है, देहरादून, यह भी आपके इन ऐसी ही घाटियों के बीच स्थित है, इसलिए दून कहा जाता है। या फिर आपका द्वार कहा जाए, जैसे हरिद्वार, ठीक है। यह सभी बातें याद रखिएगा। यह आपके हिमालयों के बीच की जो घाटियां होती हैं इसके लिए कहा जाता है दून या फिर द्वार। बात करें हम टिहरी, तो टिहरी क्या है, आपका एक बांध है। दोआब क्या होता है दोस्तों, दोआब आपका जो कि आपके दो नदियों के बीच की जो उपजाऊ भूमि होती है उन्हें दोआब कहा जाता है। अगर तराई की बात करें तो तराई मैदानी भागों को तराई क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय से लंबी है। तो दोस्तों कौन सी ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो कि लघु हिमालय से लंबी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल, ठीक है। पीर पंजाल इज द राइट आंसर। पीर पंजाल जो है दोस्तों वह आपके लघु हिमालय से सबसे लंबी श्रृंखला है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो आपका महाभारत लेक है वह कहाँ पड़ता है, वह नेपाल में पड़ता है। नेपाल में ही यह हिमालय का ही भाग है लेकिन नेपाल में पड़ता है। धौलाधर कहाँ पड़ता है, तो यह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। नाग टिब्बा कहाँ पड़ता है, तो यह आपके उत्तराखंड और मंसूरी जैसे इलाकों में पड़ता है। आपका नाग टिब्बा पर्वत लघु यह भी आपका हिमालय का पर्वत है, ठीक है। नाग टिब्बा पर्वत श्रृंखला कहाँ पाया जाता है, आपके उत्तराखंड के मंसूरी में। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो सतलज नदी किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिपकिला दर्रा, ठीक है। सिपकिला दर्रा से आपका होकर निकलती है क्या, तो सिपकिला दर्रा से होकर सतलुज नदी आपके कहाँ पे, तो भारत में इंटर करती है। सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो यह आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और जो यह सिपकिला दर्रा है वह आपके जो आपका किन्नौर जिला है हिमाचल प्रदेश का, किन्नौर को तिब्बत से कनेक्ट करती है, ठीक है। याद रखिएगा किन्नौर को तिब्बत से कनेक्ट करती है आपकी सिपकिला दर्रा। अगर हम बात करें जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है, तो जोजिला दर्रा आपका लद्दाख में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। और आपका जो लिपू लेक दर्रा है वह उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। अगर हम बात करें कि सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश के और कौन से दर्रे दो हैं, तो आपका बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा, यह सभी आपके हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो अनाईमुड़ी है। और पश्चिमी घाट को ही क्या कहते हैं, सह्याद्री के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा इस, ठीक है। अगर हम बात करें महेंद्रगिरी की, तो महेंद्रगिरी क्या है, तो यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो कि उड़ीसा में स्थित है, महेंद्रगिरी होगी। दोदा बेटा आपकी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, ठीक है। अगर हम बात करें कि आपका जो अगस्त्यमलाई है यह क्या है, तो यह अगस्त्यमलाई सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और चोटी भी है। यह आपके तमिलनाडु और केरल दोनों के बॉर्डर पे पड़ती है अगस्त्यमलाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, नर्मदा और तापी नदियों के बीच पड़ने वाली पर्वत श्रेणी है। तो नर्मदा और तापी नदियों के बीच जो आपकी पड़ने वाली पर्वत श्रेणी है वह है कौन सी, तो वह है आपकी सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है। वह नर्मदा नदी और तापी नदी के बीच में पड़ने वाली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। अगर हम बात करें सतपुड़ा श्रेणी, तो सतपुड़ा श्रेणी जो है आपकी यहाँ पे एक पंचमढ़ी हिल्स पाई जाती है। और पंचमढ़ी आपकी जो पंचमढ़ी हिल्स है, पंचमढ़ी क्वीन ऑफ सतपुड़ा किसे कहा जाता है, तो पंचमढ़ी को ही कहा जाता है क्वीन ऑफ सतपुड़ा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है,
निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो हड़प्पा स्थल है दोस्तों, यह आपके कहाँ पे स्थित है? यह हरियाणा राज्य में स्थित है। और यहीं पे राखीगढ़ी पे ही दोस्तों आपका सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय बनाया जा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। हरियाणा में सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय बनाया जा रहा है, ठीक है। अगर बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना जो स्थल माना जाता है वह कौन सा है? तो जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल है वह है भिंडवा, ठीक है, भिड़ाना, ठीक है, भिड़ाना। यह कहाँ पड़ता है? यह भी आपके हरियाणा राज्य में ही पड़ता है। इसकी खोज 2014 में की गई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आपका है, आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? तो आर्य ग्रंथों की जो भाषा थी वह थी कौन सी? तो वह थी आपकी संस्कृत भाषा, ठीक है, संस्कृत भाषा थी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित नहीं है? तो कौन सा वेद जो है संगीत से संबंधित नहीं है? तो वह है आपका कौन सा? सामवेद। आपका संगीत से संबंधित है दोस्तों, तो आपका होगा सामवेद। सामवेद जो है आपका यह वेद यह आपके संगीत से संबंधित है, या याद रखिएगा। चलिए अगर हम बात करें सबसे पुराना जो वेद है वह कौन सा है? वह है ऋग्वेद, ठीक है। अब सबसे नया वेद कौन सा है? वह है अथर्ववेद, ठीक है। पुराना यह है और नया यह है आपका अथर्ववेद। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, राजकीय प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों किस उपनिषद से लिया गया है यह सत्यमेव जयते? तो आप सभी को पता होगा यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अब सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है दोस्तों? कि सत्य की ही सदैव जीत होती है। अगर हम बात करें यह जो सत्यमेव जयते है इसका नारा किसने लगाया था? तो इसका नारा लगाने वाले कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसका नारा लगाया गया था, ठीक है। कुल उपनिषद की बात करें तो 108 उपनिषद हैं। अगर विशेष रूप से मुख्यतः पूछे तो आपके 12 या 13 मुख्य रूप से आपके उपनिषद हैं। सबसे बड़ा उपनिषद है आपका बृहदारण्यक और सबसे छोटा उपनिषद है मंडूको उपनिषद, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें 2 मई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस आपका 2 मई को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह जो स्वर्ण मंदिर है वह आपके पंजाब राज्य में स्थित है। पंजाब के कहाँ पे दोस्तों? तो पंजाब राज्य के अमृतसर में आपका स्वर्ण मंदिर स्थित है। और इसका जो निर्माण है वह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने करवाया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र पुस्तक के लेखक हैं आपके कौन? तो विष्णु शर्मा है, ठीक है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र पुस्तक के लेखक हैं। अगर हम बात करें कि रसखान ने क्या लिखा है? तो रसखान का प्रेम वाटिका पुस्तक है दोस्तों। प्रेम वाटिका के जो प्रेम वाटिका लिखा गया वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो रसखान के द्वारा ही लिखा गया है। अगर हम बात करें कबीर दास ने क्या लिखी है? तो कबीर दास ने साखी शबद रामायणी, इनकी टोटल जो साखी शबद रामायणी रचना है दोस्तों, तीनों को मिलाकर एक संग्रह बना है बीजक, ठीक है। तो उसका जो आपकी रचना की है कौन की है? वह किए हैं आपके कबीर दास ने किए थे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो शाहनामा पुस्तक के लेखक हैं आपके कौन? तो फिरदौसी दोस्तों। फिरदौसी शाहनामा ने लिखा था, ठीक है। आईने अकबरी किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने आपके आईने अकबरी किसने लिखा है दोस्तों? तो अबुल फजल ने लिखा है, ठीक है। आईने अकबरी, ठीक है, जिसमें अकबर के शासन के वर्णन के बारे में बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो जो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट है वह आपके अगरतला त्रिपुरा में स्थित है। महाराजा वीर विक्रम सिंह
आपका एयरपोर्ट। अगर बात करें कि भोपाल में कौन सा स्थित है, भोपाल में राजा भोज हवाई अड्डा स्थित है, ठीक है। अगर बेंगलुरु की बात करें तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके बेंगलुरु में स्थित है। यह सभी बातें याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, हीमोग्लोबिन किसका एक महत्वपूर्ण घटक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी। आरबीसी का जो आपका हीमोग्लोबिन है वह महत्वपूर्ण घटक है आरबीसी का। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो इसमें किस मेटल की उपलब्धता पाई जाती है? तो आयरन पाया जाता है इसमें, ठीक है। लौह पाया जाता है, और लौह कुल कितना पाया जाता है दोस्तों? तो आपके 12 से 16 ग्राम आपके 100 ml ब्लड में आपके लौह प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। यह बात करने का हम हीमोग्लोबिन जो है वह क्या करती है? तो हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन करती है, ठीक है। ऑक्सीजन का परिवहन करती है, याद रखिएगा। यह लाल रंग की होती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मनुष्य में सामान्यतः रक्तचाप है। तो मनुष्य को सामान्यतः रक्तचाप कितनी है? तो आपकी 120/80 mm जो है आपकी यह मनुष्य में समान रक्तचाप माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? तो जो आपकी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति वाली संख्या पाई जाती है वह सोनभद्र इलाकों में पाई जाती है, सोनभद्र जिले में, ठीक है। और सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। और सोनभद्र से सीमा लगाने वाले वह 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे इन 4 राज्य आपके सोनभद्र से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, दीपावली के दौरान बुंदेलखंड में अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाई डंडा। पाई डंडा जो है वह आपके बुंदेलखंड से संबंधित एक अहिर समुदाय द्वारा दीपावली के दौरान किए जाने वाला एक नृत्य है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार झारखंड के आदिवासी लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भक्ता परबा, ठीक है। भक्ता परबा जो है वह आदिवासी जो कि झारखंड के आदिवासी के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, थाई पूसम त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो थाई पूसम जो त्योहार है दोस्तों यह आपके तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे और क्या मनाया जाता है, तो पोंगल भी आपके यहीं पे तमिलनाडु में ही मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है दोस्तों? अति चराई द्वारा नहीं, वनस्पति द्वारा जी नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा वनारोपण। अगर हम वृक्षों को लगा दें और वनों की रोपाई कर दें दोस्तों तो इससे आपका अत्यधिक मृदा अपरदन रोका जा सकता है, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, डीएनए अंगुली छाप फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी का उपयोग किसके संशोधन के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विवादित जनकता, ठीक है। जहाँ पे आपकी विवादित जनकता है, जहाँ पे आपको यहाँ पे विवाद पैदा हो रहा है कि भाई यह उनका पुत्र नहीं है या इनका पुत्र है, या फिर अपराधी को पकड़ने हेतु, उन सभी में आपका क्या किया जाता है? तो यहाँ पे आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की थी? तो इसकी जो खोज थी दोस्तों वह जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। अगर इसकी जनक की बात करें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन माने जाते हैं? तो एलेक्स जेफरस माने जाते हैं इसके जनक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? तो धान की खेती के लिए जो आपकी सर्वाधिक उपजाऊ भूमि है वह है आपकी दोमट, ठीक है। दोमट आपकी सबसे अच्छी भूमि होती है धान की फसल के लिए। अगर हम बात करें कि धान की फसल के लिए कुल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, यानी तापमान कितना होना चाहिए, तो आपका 25 सेंटीग्रेड दोस्तों आपका तापमान होना चाहिए धान की फसल के लिए। और वर्षा की बात करें तो आपका वर्षा जो होगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, यानी आपकी अधिक वर्षा की ज़रूरत होती है धान की फसल के लिए। और इन सभी में आपका सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? तो आपका वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल जो है वह धान की खेती के लिए काफ़ी
फेमस है और काफ़ी मात्रा में धान का उत्पादन जो होता है वह पश्चिम बंगाल में ही होता है। अगर हम बात करें कि जो आपकी बलुई मिट्टी है, बलुई मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो बलुई मिट्टी जो है वह आपकी तेज हवा में उड़ जाती है, बलुई मिट्टी, ठीक है। और बलुई मिट्टी का जो सबसे अच्छा फसल होता है वह कौन सा होता है, मूंगफली। मूंगफली बलुई मिट्टी में बहुत अच्छी फसल तैयार की जाती है। अगर हम बात करें काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी में क्या किया जाता है, काली मिट्टी को कपासी मृदा भी कहा जाता है। इससे में जो आपकी कपास होती है उसकी खेती की जाती है काली मिट्टी में, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि उत्तर भारत में सबसे अधिक मृदा मृदा कहाँ पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है, तो जलोद। जो जलोद है दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश यानी आपकी उत्तर भारत में सबसे अधिक मृदा पाई जाती है, जलोद मृदा, ठीक है। यह सभी बातें याद रखिएगा क्योंकि इससे भी संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यानपूर्वक पढ़िए दोस्तों, क्योंकि हमें सिलेक्शन चाहिए और सिलेक्शन विदाउट मेहनत नहीं मिलती है दोस्तों। तो आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन के लिए इतनी भीड़ लगी है दोस्तों, सिलेक्शन के लिए इतनी कंपटीशन है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप लोग पीछे हो जाएं। आप लोग ध्यानपूर्वक अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। तो इसी मोटिव से, उद्देश्य से आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। सिलेक्शन तो हमें लेके रहना है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ऑटो एग्जाम्स को। और दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।